Hello students, welcome again in the online classes for moment of inertia, and this is the third lecture in this series. And what we have discussed in earlier lectures, हमने फर्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट किया था रोटेशनल मोशन एंगुलर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करते हुए, जैसे हमने डिफाइन किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो सेकंड लेक्चर में किया था, हमने किया था कि अगर आपकी एक रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी क्या होती है और फिर उसके अंदर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। फिर हमने किया था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन फॉर एनी रिजिड बॉडी। जब हमने काइनेटिक एनर्जी का आर्टिकल किया था बच्चों, तो वहां पे हमारे पास ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? फॉर एनी रिजिड बॉडी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मासेस, सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी mi/r² where I are many। क्लियर? ये आपका आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, फिर हमने बच्चों उसके बाद किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्सिस वहाँ पे फिक्स थी, तो यही हमने अब तक 2 लेक्चर्स में किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब तक जो हमने डिस्कस किया है वो पूरा क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है और आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आज के जो लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब एक चीज़ देखो बच्चों, हमने ये देखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो कंसेप्ट है, बच्चे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो एंगुलर मोमेंटम है वो बच्चे सिर्फ आपका यहाँ जस्ट एक मैकेनिक्स में नहीं है, ये जहाँ भी है, जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स करोगे, फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स करोगे, यानी जहाँ भी आपका रोटेशनल मोशन है वहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा ही आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है आपका टॉपिक है, तो इसलिए फोकस करके इसको समझो कि ये चीज़ें कैसे डिफाइन की जाती हैं और फिर इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इसकी एप्लीकेबिलिटी फिर क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉर्क से। टॉर्क देखो, टॉर्क क्या होता है बच्चों? देखो, वैसे आपको पता है कि इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी हम जो रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं कि रोटेशनल मोशन कि उसमें हम फोर्स, तो देखो फोर्स तो लीनियर ही लगाई जाएगी नहीं, तो वो जो फोर्स जो उसको रोटेट करे, तो यानी उसके इफेक्ट को हम नाम क्या देंगे यहाँ पे? टॉर्क। तो देखो एसेंस इसकी यही है कि मान लो आपका कोई भी आपके पास रिजिड बॉडी है, सपोज यू आर हैविंग एनी रिजिड बॉडी, ठीक है। आपकी रेगुलर शेप भी हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है। मैं यहाँ पे इरेगुलर शेप ले लिया, एंड सपोज दिस रिजिड बॉडी वी कैन रोटेट दिस रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। देखो आपकी एक्सिस फिक्स है, क्योंकि देखो रोटेट अगर हम करेंगे तो किसी एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करेंगे ना। मान लो ये आपकी एक्सिस है बच्चों, तो अब अगर एक बात बताओ, मान लो मुझे इस बॉडी को रोटेट करना है, सपोज इट इज एनी पॉइंट, ठीक है, मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा। अब एक चीज देखो, एक्सिस इस तरफ है, अगर मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो क्या ये रोटेट हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमें रोटेट करना है इसको। तो मान लो मैं फोर्स लगाऊं, देखो इस डायरेक्शन में, सपोज द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस डायरेक्शन, आपने लगा दिया, सपोज द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग दिस डायरेक्शन। फोर्स एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ये है। क्लियर? अब एक चीज देखो बच्चों, हो सकता है मैं फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो क्या सबका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो अलग अलग नहीं आएगा? देखो कैसे अलग अलग आएगा। सपोज इट इज द एक्सिस, और एक्सिस का ये आपका ए, देखो ये हमने 2D, ये आपका 2 डायमेंशनल रिजिड बॉडी लिया है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज द ओरिजिन। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू इसका पोजीशन वेक्टर क्या है आपका? r इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं और ये बॉडी अंडर रोटेशन होती है, तो मुझे बताओ इस पॉइंट का रोटेशन कैसे होगा? इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। ये देखो सर्कुलर मोशन में होगा ना बच्चों, क्योंकि ये पूरा जब रोटेशन में होगा, देखो यही जस्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अब ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कल है, मुझे बताओ मैक्सिमम इस फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कब आएगा? अगर मैं अलोंग द टेंजेंट अगर मैं फोर्स लगाऊं, तब इसका क्या आएगा आपका? मैक्सिमम इफेक्ट आएगा। और मिनिमम इफेक्ट कब आएगा? कि अगर मैं इसको अलोंग द रेडियस लगाऊं, अगर मैं फोर्स को अलोंग द रेडियस लगाऊं तो इसका मिनिमम इफेक्ट आएगा, यानी 0 इफेक्ट आएगा, तब तो रोटेट करेगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं अलोंग द टेंजेंट लगाऊं, सोचो, देखो सिर्फ ये सोचने की बात है बच्चों,
देखो डेफिनेशन तो वही है कि इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन अब वो हम एक मैथमेटिकल टर्म निकाल लिए ना कि वो आएगा कैसे। तो यहां पे मान लो आपका कोई भी पॉइंट है ए, सपोज इट इज ए पॉइंट ए, ठीक है। अब ए पॉइंट पे फोर्स आपने एनी रैंडम डायरेक्शन में लगाया एफ में, ठीक है। रेडियल आपका जो रेडियस कहीं से एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसका आप हमने बोल दिया आर, ठीक है। ये रेडियस नहीं, ये आर है, जस्ट इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ, ओके। अब जब आपने यहां पे फोर्स लगाया ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, तो मुझे बताओ दिस फोर्स में बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड वन अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। अब मुझे बताओ जो रेडियल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो तो रोटेट करेगा ही नहीं, ठीक है। और वो एफ आर है क्या, एफ आर इज इक्वल टू सपोज दिस एंगल इज थीटा, मान सकते हैं एंगल थीटा है आपका, देन द रेडियल कंपोनेंट वुड बी एफ कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है, ये कोसाइन है, और ये क्या आपका टेंजेंशियल एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। टेंजेंशियल कंपोनेंट आपका क्या होगा, एफ साइन ऑफ थीटा, और आपका रेडियल कंपोनेंट हो गया एफ कोसाइन ऑफ थीटा। तो जो रोटेशनल इफेक्ट है वो किसकी वजह से आएगा, बिकॉज ऑफ द एफ टी ओनली। तो ये पक्का है। देखो अब हम यहां पे लिखते हैं रोटेशनल इफेक्ट, सो रोटेशनल इफेक्ट, ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट। अब यहां पे देखो कि अगर ये एफ बड़ा होगा, देखो जितना ज्यादा एफ होगा उतना ही रोटेशनल इफेक्ट होगा, ये बात मानते हो। जितना ज्यादा एफ आर होगा उतना ही जीरो रोटेशनल इफेक्ट होगा। मींस रोटेशनल इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ टी, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। क्या क्लियर है कि एक एफ साइन थीटा तो आएगा। अभी रोटेशनल इफेक्ट का हम एम्पलीट्यूड लिख लेते, ठीक है। एक आपका आ गया कि दैट इज मींस एफ साइन थीटा will increase the rotational effect, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और सोचो, यहाँ पे अगर ये रेडियस मैंने यही फोर्स यहां लगाया होता, देखो सेम फोर्स मैं यहां लगाऊं, सेम इसी डायरेक्शन का फोर्स मैं यहां पे लगाऊं, तो रोटेशनल इफेक्ट कम नहीं आएगा। मैं जितनी दूर ये फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट आएगा। ये भी आपको पता है, जैसे गेट आपने देखा ना, जब आप गेट को ओपन करते हो, डोर हैंडल जो लगा हुआ है वो कहां पे लगा हुआ है, एज पे लगा हुआ है, नहीं, क्योंकि गेट के अंदर भी क्या होता है, रोटेशन ही तो होता है ना बच्चों। आपने फोर्स लगाई तो आपकी कम फोर्स लगे, इसका मतलब है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, एक्सिस के पॉइंट से, उतना ही ज्यादा आपका रोटेशनल इफेक्ट होगा। तो हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, रोटेशनल इफेक्ट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो ये हमने जो लिखा है ये एक फीलिंग से लिखा है ना, कि व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट पे लगाया तो यहां पे देखो एफ इस डायरेक्शन में लगाया था, जो आपका आर है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब मुझे बताओ यहां पे जो रोटेशनल इफेक्ट है वो क्या होगा, कॉमन सेंस से रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, दिस वुड बी आर एफ साइन थीटा। ओके बच्चों, अब अगर मैं रोटेशनल इफेक्ट को जो नाम दे दे, सो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नेम्ड एज ए टॉर्क एंड टाउ मे बी रिप्रेजेंटेड एज ए बाय द साइन टाउ, ठीक है। ये आपको पता है कि टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो टाउ वुड बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखें तो देखो क्या सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, टाउ में बी रिटन एज ए आर क्रॉस एफ। ये देखो बच्चा, आर एफ क्रॉस प्रोडक्ट है ये। अगर इसको आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, आर एफ एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना। सो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, आर क्रॉस एफ। ओके बच्चों, इसकी एक और आपका यहां से और मॉडिफाई भी कर सकते हो आप। जैसे अगर मान लो मैं ये जो एफ है, ठीक है, अगर मैं ये जो एफ आपका का लाइन ऑफ एक्शन है, अगर मैं इसको एक्सट्रापोलेट कर दूं, सपोज इट इज द डायरेक्शन ऑफ एफ, ये आपका एफ की डायरेक्शन है। ये अगर एंगल थीटा है आपका तो ये एंगल भी थीटा है। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। ये आपका क्या है, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द ओ, ये आपका परपेंडिकुलर है। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ, देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टाउ मे बी रिटन एज आर ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय द एफ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो आर ये है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। सपोज दिस पॉइंट इज बी। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो साइन थीटा क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर एंगल यहां पे है बच्चों। सो इन ओ ए बी, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, यहां पे साइन थीटा निकालो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओ बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और ये क्या आपका आर। तो ये OB क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू आर साइन थीटा।
OB क्या है बच्चों, यहाँ पे OB क्या है, OB इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द लाइन ऑफ एक्शन। जो भी आपका लाइन ऑफ एक्शन है उस पे मिनिमम डिस्टेंस आपका क्या है, OB है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, सपोज इट इज R परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R परपेंडिकुलर नहीं, अगर R को हम लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डाल दे तो R परपेंडिकुलर नाम दे दिया मैंने इसको, R परपेंडिकुलर। सो द टाउ में बी रिटन एज R परपेंडिकुलर F, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, ये आप लोगों ने किया भी था अलग अलग जो है +1 क्लास में। तो ये आपका जो है टॉर्क है। अब टॉर्क के जो है यूनिट होंगे और डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे, देखो टाउ। अब यहां पे देखो ये टाउ का यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ टाउ ये क्या है, देखो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। एक चीज देखो आप, न्यूटन मीटर सिर्फ टॉर्क के नहीं है, जो है वर्क के, इज द यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। देखो वर्क भी क्या होता है बच्चों, W, एंड W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ठीक है। वहां भी न्यूटन मीटर ही आएंगे, नहीं यानी दोनों के सेम डायमेंशन है, सेम डायमेंशन है तो इसका ये मतलब नहीं है सेम ये क्वांटिटी है। टॉर्क एक अलग चीज है, तभी हम नॉर्मली जो है वर्क को हम जूल में लिख देते हैं, जूल में, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी की यूनिट है बच्चों। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, टॉर्क एक अलग क्वांटिटी है और एनर्जी एक अलग क्वांटिटी है, वर्क एक अलग क्वांटिटी है, ओके। टॉर्क क्या है कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी वो फोर्स जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो क्या क्लियर है बच्चों ये टॉर्क। अब देखो टॉर्क में जैसे मैंने बताया था ना कि अगर फॉर्मूले में भी मैथमेटिक्स में चेक कर लेते हैं कि अगर मैं फोर्स लगाऊं इसी डायरेक्शन में, देखो इसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा दो, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू देखो R की डायरेक्शन है, F की भी डायरेक्शन है, थीटा 0 तो साइन 0 क्या होता है 0, तो टॉर्क आपकी क्या हो जाएगी 0। क्या क्लियर है बच्चों। तो यानी ये आपका जो कितना रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका क्या होगा, टॉर्क होगा, ओके बच्चों। अब टॉर्क के बाद हम इसका एक करते हैं न्यूमेरिकल। हाँ देखो बच्चों आपके सामने आपकी स्क्रीन पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। यहाँ आप देखो यहाँ पे एक स्क्रू है, तो जो है प्लम्बर जो है इस स्क्रू को ओपन करना चाह रहा है, तो उसके लिए इसने क्या किया, देखो उसके पास रेंच है, ठीक है। जो रेंच है वो उसने स्क्रू पे लगाया एक एंड पे, क्योंकि उसको रोटेट करना है। फिर उसके बाद दूसरे एंड पे उसने फोर्स लगाया। अब ये आपका इतना टाइट था जो स्क्रू कि उसने उसके दूसरी साइड पे, रेंच के जो दूसरी साइड थी, पूरा अपना फोर्स दे दिया। यानी उसके अंदर मान लो वेट कितना है 90 kg, ठीक है। तो 90 kg अप्रॉक्सीमेटली अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसीडर करें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो ए की जी की वैल्यू है, तो आपका जो फोर्स है, जो फोर्स अप्लाइड डाउनवर्ड्स कितना होगा, देखो फिगर में दिख रहा है आपका, वो है 1900 न्यूटन। तो 1900 न्यूटन फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक एंगल पे लगाना पड़ा ना रेंज को, तो किस एंगल पे लगा रखा है, 19 डिग्री एंगल पे लगा रखा है। और यहाँ डिस्टेंस दे रखी है कि स्क्रू से जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो स्क्रू से जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी फोर्स अप्लाइंग, जो जहां जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया वो कितनी है, 0.80 है। तो इसी को बोल दिया देखो साथ में लाइन ऑफ एक्शन। तो अब आप यहां निकालो कि कितना यहां पे टॉर्क आएगा। देखो अब आपने स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से देखा, मैंने यहाँ पे इस फिगर के अंदर बनाया हुआ भाई, ये देखो आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो जहाँ पे स्क्रू है। अब फोर्स यहाँ पे लगाया, तो मुझे बताओ टाउ कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू R ऑफ F साइन थीटा। अब R की डायरेक्शन क्या है, देखो मान लो ये पॉइंट A है, तो R की डायरेक्शन क्या, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R। देखो ना R की तो यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि A पॉइंट पे तो रोटेशन होना ही है, तो आपका ये क्या आपकी R की डायरेक्शन है। क्लियर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R। अब मुझे बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड। दोनों में एंगल क्या है, देखो थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F, दिस इज द एंगल, ठीक है। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है बच्चों, देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 है तो ये क्या होगा 90 माइनस 19, तो ये आपका होगा 71 डिग्री, ठीक है। अगर ये 71 डिग्री है तो ये क्या होगा आपका, देखो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये आपका एंगल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 71, तो ये आपका आ जाएगा 109 डिग्री, ओके। सो दिस एंगल इज 109 डिग्री। तो आपका टाउ क्या आ गया, टाउ इज इक्वल टू R
0.80 मल्टीप्लाइड बाय फोर्स कितना है 900 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, सो साइन ऑफ 109 डिग्री। ठीक है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करके साइन पे लगाओ तो यहाँ पे टाउ की एक वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व किया बच्चों तो आप चेक कर लेना, ये आपकी आएगी 680 न्यूटन मीटर। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, जैसे फोर्स नीचे लगाया तो ये जो स्क्रू है, देखो ना स्क्रू क्या हुआ, अब ये स्क्रू ओपन होगा। अगर यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों की डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी, नहीं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टॉर्क तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम अगर रोटेशनल मोशन है बच्चों फिर दोबारा से एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टाउ इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एज वेल एज एफ। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का तो फिर वही आपका राइट हैंड थंब रूल है बच्चों, आर टू एफ मल्टीप्लाई करो आर टू एफ। जैसे यहाँ पे है देखो आर की डायरेक्शन ये है, एफ की डायरेक्शन ये है, आर टू एफ, आपको आर क्रॉस एफ करना है ना, तो डायरेक्शन टॉर्क की क्या होगी, अपवर्ड्स, नहीं एग्जैक्टली अपवर्ड ही होगी। तो यहां पे भी देखो, यहां पे भी वही है, यहां पे क्या देखो आर टू एफ, आर टू एफ, तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, अपवर्ड्स। क्या क्लियर है बच्चों? अगर यहां पे फोर्स की डायरेक्शन ये होती तो अब ये देखो, अगर इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया होता तो अब रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा होता, अब रोटेशन क्लॉकवाइज होता, तो उस केस में क्या होती, आर टू एफ वो फिर डाउनवर्ड होती। क्या क्लियर है? टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड एफ, एंड वी कैन डिटरमाइन इट यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके बच्चों, क्लियर है ये चीज? ये हम कर चुके हैं, आपके पहले भी जो डायरेक्शंस हैं सारी वो एक्सेल वेक्टर की ऐसे ही आती हैं, आर टू एफ, तो यहां पे भी ऐसी ही आएगी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये आपका क्योंकि देखो ना स्क्रू, आप ये स्क्रू की भी जब आप कोई भी अगर स्क्रू पे ऐसे फोर्स लगाओगे तो बाहर ही निकल के आता है, यानी वो टॉर्क की डायरेक्शन में ही निकल के आता है। अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे, यानी इसको रोटेट में नीचे की बजाय ऊपर करूं तो ऊपर करोगे तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, यानी फिर वो टाइट होता चला जाएगा। अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो लूज होगा, अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो स्क्रू जो है वो टाइट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर है? तो यहाँ पे हमने टॉर्क की डेफिनेशन भी किया और टॉर्क का एक न्यूमेरिकल करने के बाद उसकी डायरेक्शन भी किया कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंगुलर मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्वांटिटी है आपका बच्चों एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करने से पहले हम लीनियर मोमेंटम एक बार समझ लेते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? व्हेन सपोज यू आर हैविंग अ बॉडी ऑफ मास m and moving with the velocity v, then the quantity of motion contained in the body is known as the linear momentum and that is equal to mv. क्या ये clear है? Now for a same body, suppose it is a body, when we talk about the rotational motion, अब यहाँ पे एक चीज देखो ना, now the body is rotating अबाउट सम फिक्स्ड एक्सिस और सम पॉइंट, तो यहां पे वो देखो एक्सिस या पॉइंट आएगा ना जिसके विद रिस्पेक्ट वो बॉडी रोटेट कर रही है। नाउ सपोज दिस पर्टिकुलर बॉडी हैविंग अ मास m इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन। Now what would be its angular momentum? Now angular momentum would be a quantity with respect to some point of origin. Suppose this is the point O. Now we have to determine the angular momentum with respect to the point O. अब अगर मैं O को यहाँ पे ले लूंगा तो angular momentum अलग हो जाएगा बच्चों। जब आप रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो एक्सिस का पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है ही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे नाउ डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू O। अब यहाँ वर्ड आएगा ना, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू O. सो हियर वी कैन डिफाइन द एंगुलर मोमेंटम। नाउ द एंगुलर मोमेंटम मे बी डिफाइंड एज सपोज द लीनियर मोमेंटम इन दिस केस P इज इक्वल टू mv। ठीक है, और यही P की डायरेक्शन आपकी जो V की डायरेक्शन है। नाउ L वुड बी R क्रॉस P, जिसे टॉर्क आपका था R क्रॉस F, ऐसे ही जो रोटेशनल इफेक्ट जो मोमेंटम का होगा, यानी क्वांटिटी जो मोमेंटम के इक्विवेलेंट है एंगुलर मोशन में, वो क्या होगी आपकी L, और L क्या होगी आपकी R क्रॉस P। R क्या है यहाँ पे देखो, R इज दिस डिस्टेंस, R vector is this distance and P vector is this distance, so their result would be L। अब यहाँ पे देखो L आएगा क्या, अब L क्या, suppose the angle between them, suppose this is the R and this is the angle theta, so the magnitude of this would be R P sine of angle between them, R P sine theta। क्या क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं
यहाँ इसी को जैसे हमने लास्ट में भी किया था, इफ वी मे राइट डाउन इट इज आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय पी, तो आर साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं इसी वेलोसिटी की डायरेक्शन को, एंड नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन दिस लाइन। तो यहां पे सपोज दिस इज द थीटा, तो आर साइन थीटा क्या होगा आपका, आर साइन थीटा वुड बी सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो आपका आर साइन थीटा क्या होगा भी, ओ बी, सपोज ओ बी इज द आर परपेंडिकुलर, तो यहां पे क्या आ गया देखो, एल वुड बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो अब आपका ये एंगुलर मोमेंटम है, और इस एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आर क्रॉस पी। देखो रेडियस की डायरेक्शन ये है, पी की डायरेक्शन ये है, सो आर क्रॉस पी। तो अब ये देखो ना क्या डायरेक्शन गई आपकी, अपवर्ड्स गई ना, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्शन होगी आपकी एंगुलर मोमेंटम की। अब एक चीज देखो बच्चों, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, सपोज चूज अनदर पॉइंट सी, देखो ना, अब एंगुलर मोमेंटम एक पर्टिकुलर वैल्यू, ये नहीं है कि इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा यही सेम रहेगा, जैसे लीनियर मोमेंटम आपका है P इज इक्वल टू एम वी, लेकिन यहां पे क्या है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। So about point O, this is the R perpendicular means OB multiplied by P. But when we want to find out the angular momentum with respect to C, about C, what is the angular momentum about C? बताओ क्या होगा अब अबाउट सी, एंगुलर मोमेंटम वुड बी आर। अब देखो ना, सी से लेके यहां तक आर, आर की भी डिस्टेंस यही आर, पी, पी की डायरेक्शन भी यही है, साइन ऑफ थीटा, दोनों में एंगल क्या आपका जीरो, तो ये क्या होगा अबाउट एल सी द एंगुलर मोमेंटम इज जीरो। ये देखो, यानी एंगुलर मोमेंटम की एक वैल्यू नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच we are observing or we are calculating the angular momentum। यानी मैं यहां पे बार बार रिपीट कर रहा हूं कि यहां पे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जो पॉइंट ऑफ सिलेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत जरूरी है, नहीं उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपका जो है एंगुलर मोमेंटम आएगा। क्या ये क्लियर है बच्चों? अब जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चे, जैसे अर्थ का एग्जांपल है, सपोज अर्थ, सपोज दिस इज द सन and earth is rotating around the sun in circular orbit, ठीक है। अर्थ इज रोटेटिंग, आप देखो अर्थ के दो रोटेशन पॉसिबल है, एक क्या है रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है, एक रोटेशन यही है आपका, और एक क्या रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अगर वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो यहां पे इसके दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, नहीं एक क्या वो स्पिन, एक जो स्पिन कर रही है उसको हमने नाम क्या दिया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एक आपका क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और एक आपका क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पे देखो जो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या क्या रिलेशन है, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, rp, suppose here mass of the earth is m and suppose it is moving with the tangential velocity v। अब ये देखो ना v tangential velocity हर जगह पे आपका क्या है, इसका सेम ही है भाई, v is the same, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है ना इसका, तो आपका इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, l is equal to r p means mv sin theta। what is the theta, theta is this is the r, ये देखो ना ये r is this radius, जो रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन है, और जो ये ऑर्बिट है इसकी जो रेडियस आपकी आर है, ये आर, ठीक है। और एंगल बिटवीन आर एंड वी, देखो ना ये एंगल क्या है इसमें, एंगल बिटवीन आर एंड वी एंड दैट इज द 90 डिग्री, तो ये क्या होगा साइन 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, एल फॉर द अर्थ अराउंड द सन इज mvr, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसके बाद ये सपोज ये ए पॉइंट है, ए के बाद ये गई बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे भी सेम रेडियस है, सेम मास है, सेम वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम सेम ही है। फिर यहाँ पे सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, इसका मतलब है कि अर्थ का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, नहीं, लेकिन वो कब है, वो देखो विद रिस्पेक्ट टू सन,
मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, हम किसके विद रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सन। अगर मैं निकालूं कि फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, अब तो फिर अलग हो जाएगा ना, क्योंकि आप यहां से आर को ड्रॉ करोगे और फिर यहां एक एंगल आएगा तो एक अलग क्वांटिटी आएगी। तो हमने बात किया कि एंगुलर मोमेंटम फॉर द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड विद रिस्पेक्ट टू सन, तो वो आपका क्या आया है? दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? वो कांस्टेंट है। ऐसे ही जब हम बात करें स्पिन एंगुलर मोमेंटम, देखो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है कि एक बॉडी जो है अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है, एक रिजिड बॉडी, तो उस केस में उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो हम उसके लिए बच्चों कुछ रिलेशंस अभी करते हैं एक बार। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। अब यहां पे क्या है? देखो आपको पता है टाओ आपको पता है टाओ इज इक्वल टू एल। अब आपको पता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, नाउ टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ द साइड। सो dl by dt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लो बच्चों दोनों साइड। सो dr by dt क्रॉस प्रोडक्ट विद p प्लस r मल्टीप्लाइड बाय dp बाय dt। भाई जब आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t तो दोनों देखो, एक बार इस पे लगेगा फिर इस पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है रूल जो है डेरिवेटिव लगाने का। अब यहाँ पे देखो dl बाय dt इज इक्वल टू dr बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस r मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या होता है? तो f फोर्स। ठीक है, तो अब यहां पे देखो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद द वेलोसिटी। अब इसको ओपन करो, क्या होगा? v क्रॉस v क्या होता है? v साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल क्या? 0, तो एक क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी? 0। सो dl बाय dt इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? r क्रॉस f। और मुझे बताओ r क्रॉस f क्या है? ये तो आपने भी किया ना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, एंड दैट इज नोन एज द टॉर्क। तो ये रिलेशन आपका आ गया बच्चों, टाउ इज इक्वल टू dl बाय dt। जो रिलेशन आपने किया था ना, जो न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? यही कहता है ना, F इज इक्वल टू dp बाई dt। देखो इसी के इक्विवेलेंट आया ना, ये F के इक्विवेलेंट टाउ है, P के इक्विवेलेंट L है, टाइम तो टाइम है ही। ठीक है, अब इस रिलेशन से एक चीज देखो बच्चों, अगर आपका टॉर्क 0 है, इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क, देन dl बाय dt इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है, इट मीन्स L इज ऑलवेज कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो L की वैल्यू है हमेशा वही रहेगी, और इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपका क्या है? दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। In absence of torque, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ अर्थ के केस में देखो बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो फोर्स है, जो सन जो है अर्थ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है? आपका फोर्स लगाया उसने इसी डायरेक्शन में। देखो यही तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और आर की डायरेक्शन क्या है? ये आर की डायरेक्शन है। तो मुझे बताना यहाँ टॉर्क क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, दोनों में एंगल क्या आपका? 0 को या 180 को? साइन ऑफ 180 भी 0 ही होता है। नहीं, तो टॉर्क इस केस में क्या होगी आपकी? 0। अगर टॉर्क 0 है तभी आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। और तभी यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की कांस्टेंट वैल्यू आपकी क्या है? mvr। तभी तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है अर्थ के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के केस में। बच्चे क्या ये क्लियर है? अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम L एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ही हम टॉर्क का भी रिलेशन कर सकते हैं
रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हम देखेंगे ऑटोमेटिक यहीं से आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या, सपोज यू आर हैविंग अ रिजिड बॉडी विच इज सर्कुलेटिंग अराउंड एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, ये आपका एक्सिस फिक्स है। नाउ दिस रिजिड बॉडी में कंटेन्स मेनी मासेस, m1 मासेस, m2 मासेस एंड सो ऑन, जैसे हमने लास्ट में किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या देखो, एवरी मास इज मूविंग इन सम सर्कुलर मोशन अराउंड दिस एक्सिस, हर मास मूव करेगा, ठीक है। सपोज द वेलोसिटी ऑफ ईच, दिस v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, सपोज v1 इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ दिस मास एंड r1 इज द रेडियस ऑफ दिस मास। Clear? Now find out what is the total angular momentum. Now the angular momentum of, now this body contained many masses, m1, m2, m3 and so on, many masses. Now what is the individual angular momentum? What is the L1 is the angular momentum for n1 mass, और ये क्या होगा, L1 is equal to m1 v1 and r1। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, जहां पे आपका क्या है ये m1 v1 r1 where v is the tangential velocity, okay, same you have to write down the angular momentum for the second। अब सेकंड जो है इसकी एक अलग आपका रेडियस है, सपोज r2 इज द रेडियस, सो l2 वुड बी m2 v2 r2 एंड सो ऑन। क्लियर है? नाउ व्हाट वुड बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम l वुड बी इक्वल टू l1 प्लस l2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस m3 v3 r3। अब यहाँ पे बताओ बच्चों कि जो v1 है, अब v क्या है आपका, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आपको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब ओमेगा तो सबके लिए फिक्स है ना भाई, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस द एंटायर रिजिड बॉडी, अब वो तो सबके लिए फिक्स है, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट नहीं। तो यहाँ पे r सबका अलग अलग है नहीं, तभी वेलोसिटी सबकी अलग अलग है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दिस m1 v1 आपका क्या है, v1 इज इक्वल टू r1 तो ये r1 स्क्वायर हो गया, तो ओमेगा प्लस m2, ऐसे v2 आपकी क्या हो जाएगी, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, ओके। सो m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3, ऐसे v3 आपकी क्या हो जाएगी, r रेडियस 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ, सो r3 ओमेगा। क्या क्लियर है? अब इसका सम करो, समेशन में लगा सकते हैं अब हम, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, सब में ओमेगा कॉमन ले लिया, mi ri स्क्वायर, इसको हम समेशन को ऐसे लिख सकते हैं वेयर i इज फ्रॉम 1 to n। तो अब आपका देखो ये क्या है आपका mi ri स्क्वायर, ये तो आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो l इज इक्वल टू i ओमेगा। देखो वेयर i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सेम रिलेशन यही आया ना बच्चों। अगर लीनियर मोमेंटम के केस में भी आपका क्या था, p इज इक्वल टू mv, तो एंगुलर मोमेंटम के केस में भी आपका वही हो गया, m के इक्विवेलेंट क्या क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v के इक्विवेलेंट क्या क्वांटिटी है आपका एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो आज हमने जो किया है बच्चों, टॉर्क किया है, टॉर्क आपका क्या है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है, द मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। क्लियर? फिर हमने किया आपका रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और उसी में हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और फिर हमने उसके बाद किया है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको खुद करने हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम गूगल मीट क्लास में भी करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वेरियस सिमेट्रिकल बॉडीज। ठीक है बच्चों, तब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों।